नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर गोदारा। अपन पिछले वीडियो में रासायनिक सूत्र लिखना नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं कुछ सरल यौगिकों के, जिनमें कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसमें अपन मुख्य रूप से धनायन और ऋणायन मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं या धातु और अधातु मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उनके रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, यदि आपको नाम दिया हुआ हो तो देख चलते हैं अपन वीडियो। रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कुछ नियमों की पालना करनी होगी कि रासायनिक सूत्र लिखते समय अपन जो धनायन और ऋणायन है उन पर जो आवेश है उस आवेश को या जो दो समूह आपस में संयोग कर रहे हैं उनकी संयोजकता को संतुलित करेंगे। इनकी संयोजकता या आवेश एकदम संतुलित हो जाएगा तो आपका रासायनिक सूत्र है वो परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा, धनायन को तो पहले लिखेंगे। सूत्र लिखते समय धनायन को तो क्या लिखेंगे, पहले, और ऋणायन को बाद में लिखेंगे। यानी धनायन का मतलब है धातुएं। धातुएं हैं वो हमेशा धनायन बनाती है और अधातुएं हैं वो ऋणायन बनाती है। यानी धातु में तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अधातु को बाद में लिखेंगे यानी आपके दाईं साइड में, और धनायन यानी धातु को बाईं साइड में लिखते हैं सूत्र में। और तीसरा नियम मुख्य रूप से, जब उस सूत्र के लिए कोई बहुपरमाणु आयन हो और उस बहुपरमाणु आयन की संख्या यदि एक से अधिक हो तो उसकी संख्या को लिखने से पहले बहुपरमाणु आयन को कोष्टक में रखेंगे और फिर उसके बाहर की ओर उसकी संख्या को लिखा जाएगा। तो इन तीन नियमों की पालना करते हुए अपन रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं यानी अणुसूत्र लिख सकते हैं। कुछ सरल यौगिकों के अपन यहाँ पर अणुसूत्र लिखना सीखेंगे। इससे पहले आप ये सारणी देख लीजिए। यहाँ पर सारणी में कुछ धनायन, कुछ ऋणायन और कुछ बहुपरमाणुवीय आयन, जिसमें धनायन भी है और ऋणायन भी है। बहुपरमाणुवीय और यह है एक परमाणु। एक परमाणु में केवल एक ही तत्व का परमाणु मिलकर के उस आयन का निर्माण कर रहा है, जबकि बहुपरमाणुवीय में एक से अधिक तत्वों के परमाणु, जैसे अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर के इस आयन का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे बहुपरमाणुवीय आयन कहा जाता है। तो बहुपरमाणुवीय आयन का जब सूत्र में लिखेंगे तो इनकी संख्या यदि एक से अधिक आती है संतुलित करने में तो इन्हें पहले कोष्टक में बंद करेंगे, फिर इनके नीचे की ओर पादांत में इनकी संख्या लिखी जाएगी। इनके ऊपर जो आवेश लगा हुआ है आप इस सारणी में देख रहे हो, जैसे सोडियम पर प्लस, पोटेशियम पर प्लस, Ag पर प्लस, Cu पर प्लस, Hg पर प्लस, बेरियम पर 2 प्लस, कैल्शियम पर 2 प्लस, मैग्नीशियम पर 2 प्लस, जिंक पर 2 प्लस, मैग्नीज पर जिंक 2 प्लस, आयरन पर फेरस या आपका फेरस पर 2 प्लस, क्यूप्रिक पर 2 प्लस, मरकरी पर आपके 2 प्लस, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस, क्रोमियम पर 3 प्लस, आयरन पर 3 प्लस, ऐसे ही आर्सेनिक पर 5 प्लस और स्टेनिक पर 4 प्लस और स्टेनस पर 2 प्लस, लेड पर 2 प्लस। ये कुछ आवेश जो लिखा हुआ है ये इनकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। इसलिए सूत्र लिखते समय या तो आवेश को या उनकी संयोजकताओं को संतुलित करना होता है। जो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस सूत्र में उनकी आवेश या संयोजकताओं को संतुलित करना होता है। ऐसे ही कुछ ऋणायन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये माइनस आवेश वाले होते हैं। ऑक्सीजन पर 2 माइनस, सल्फाइड पर 2 माइनस, नाइट्राइड पर 3 माइनस, फॉस्फाइड पर 3 माइनस, P3 माइनस। इसी तरह से कुछ बहुपरमाणुवीय आयन है जिन्हें भी आपको याद रखना होगा। ये सारे आपको कंठस्थ याद हो जाती है तो आप सूत्र आसानी से लिख सकते हैं, किसी भी सूत्र को आप छोड़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए एक बार इस सारणी को थोड़ा सा अपनी रफ कॉपी में उतार लीजिएगा और एक बार इनके आवेश को याद कर लीजिएगा। अमोनियम NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, साइनाइड CN माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, एसीटेट CH3COO माइनस, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, क्योंकि एक हाइड्रोजन आगे लग गया तो कार्बोनेट का जो 2 माइनस था उनमें से एक हाइड्रोजन द्वारा संतुलित हो गया, इसलिए पीछे एक ही माइनस का बचा हाइड्रोजन प्लस के रूप में। परमैंगनेट MnO4
माइनस। तो ये कुछ आपके बहुपरमाणु आयन है और इनके ऊपर जो लगा हुआ आवेश है प्लस या माइनस केवल लगा हुआ है तो वो एक एक आवेश है, यानी उनकी संयोजकता एक एक है। और यदि प्लस या माइनस से पहले आपकी कुछ संख्याएं लिखी हुई है 2, 3, 4, 5, ये इनकी इतनी ही संयोजकताएं हैं। आवेश को यानी प्लस और माइनस को संतुलित कर देंगे तो संयोजकताएं अपने आप संतुलित हो जाएगी और आपका यौगिक का अणुसूत्र है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर अणुसूत्र लिखना शुरू करने से पहले थोड़ी सी 2-3 चीजों की जिनकी संयोजकताएं अलग अलग दर्शाई जाती है, जैसे कॉपर है प्लस और +2 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसे ही आयरन जो है फेरन वो फेरस और फेरिक यानी 2+ और 3+ में। तो ये जो दो संयोजकताएं दर्शा रहे हैं इनमें से जो छोटी संयोजकता है उसके पीछे अ शब्द लगा हुआ होता है और बड़ी जो संयोजकता है उसके पीछे एक शब्द लगा हुआ होता है। तो फेरिक या क्यूप्रिक या मर्क्यूरिक ये जो शब्द है ये उनकी सबसे बड़ी संयोजकता जो होती है वो होती है, और अस जिसमें लगा हुआ जैसे क्यूप्रस, मर्क्यूरस, फेरस ये इनकी छोटी संयोजकताएं होती है। तो अक्सर यौगिकों का अणुसूत्र रासायनिक सूत्र लिखते समय इनमें गलती ना करें। ये 3 नाम आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। और फेरस ये तो है तीनों की छोटी संयोजकता, और बड़ी संयोजकता में देखें तो क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक और फेरिक, ये मुख्य रूप से दिमाग में रखना है। अब अपन देखते हैं कि अपन कैसे रासायनिक सूत्र इन 3 नियमों की पालना करते हुए लिखेंगे। तो इनमें से पहले धनायन को, तो आप इनमें से कोई एक धनायन ले लीजिए आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे आपने ले लिया पोटेशियम, तो आपने ले लिया पोटेशियम और पोटेशियम के साथ में आपने जोड़ दिया कोई सा भी एक ऋणायन जोड़ दीजिए। आपने एक ऋणायन जोड़ दिया जैसे क्लोराइड जोड़ दिया। शुरुआत क्लोराइड से सरल से कर लेते हैं, क्लोराइड। अब आप इनके प्रतीक लिख दिए। पोटेशियम का प्रतीक है आपके के और इस पर आवेश है प्लस, प्लस का मतलब +1 है। इसी तरह से क्लोराइड, क्लोराइड पर माइनस ऊपर आवेश है तो 1 पहले प्रतीक लिख दीजिए Cl और इस पर आवेश है माइनस का 1। फिर इनके आवेशों को देखिए कि इसमें किसी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है क्या। भाग जा रहा है तो पहले आप उसे सरल कीजिए, यानी दोनों में भाग लगाइए उस संख्या का 1 को छोड़ करके किसी का जाता तो इसमें तो 1 का जा रहा है तो यही अनुपात रहेगा। यदि कोई बड़ी संख्याएं हो जैसे 2 और 4 हो तो जरूर आप भाग लगाइए 2 का 2 में भाग 1 बार चला जाएगा, 4 में 2 बार, तो अनुपात आ जाएगा 1-2। फिर आप क्या कीजिए, इनके इस आवेश को चिन्ह को तो भूल जाइए और इनकी संख्याओं को आप क्रॉस कर दीजिए। इसके नीचे जो इसका आवेश है क्लोरीन का नीचे आवेश है वो पोटेशियम के नीचे लिख लीजिए और पोटेशियम का जो आवेश है वो क्लोरीन के नीचे लिख लीजिए। इस तरह से आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। तो पोटेशियम के नीचे 1 आ रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 से अधिक संख्या हो तभी लिखना है, अन्यथा स्वयं प्रतीक खुद बता रहा है कि मैं अकेला हूं। अब Cl इसके पास में ले आइए, Cl के नीचे भी 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। इस तरह से आपका पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र आ गया KCl। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया KCl। इसी तरह से अन्य कोई भी यौगिक ले लीजिए आप, अन्य यौगिक आप ले लेंगे जैसे मान लीजिए सिल्वर, ब्रोमाइड, अब सिल्वर का प्रतीक क्या है Ag और ब्रोमाइड का प्रतीक है Br। दोनों के आवेश लिखिए नीचे, Ag पर +1 आवेश है और ब्रोमाइड पर देखिए माइनस है, माइनस का मतलब माइनस का 1। अब इनको क्रॉस कर दीजिए, ब्रोमाइड वाला Ag के नीचे, Ag वाला आवेश ब्रोमाइड के नीचे। तो Ag का आवेश +1 है, इसे ब्रोमीन के नीचे ले जाइए और ब्रोमीन वाले आवेश को Ag के नीचे। दोनों का आवेश क्योंकि 1-1 है इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं, तो इनके प्रतीक को आप एक साथ लिख दीजिए AgBr। क्योंकि Ag धनायन है तो इसे पहले लिखेंगे बाईं ओर और Br ऋणायन है तो इसे बाद में लिखेंगे ताकि वो दाईं ओर आ जाए। इस तरह से आपका सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या हुआ AgBr। इसी तरह से और भी आप कोई भी सूत्र ले लीजिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट ले लिया आपने, सिल्वर तो रखा लेकिन नाइट्रेट, तो नाइट्रेट एक बहुपरमाणु आयन है तो सिल्वर का प्रतीक Ag, नाइट्रेट का है आपके उधर सारणी में से देखिए नाइट्रेट का क्या है NO3-, तो माइनस को ऊपर नहीं लिखेंगे अपन, आवेश को नीचे लिखेंगे, -1 है और Ag का है +1।
अब इनके आवेश को आप इधर उधर क्रॉस कर दीजिए नीचे। अब क्योंकि एक एक है, बहुपरमाणु आयन है, बहुपरमाणु आयन को कोष्टक में तब बंद करना जब इनकी संख्या एक से ज्यादा हो। यहाँ क्रॉस होकर के आने वाली संख्या यदि एक से ज्यादा होती, 2 3 होती, तो इससे पहले कोष्टक में बंद करते, फिर बाहर की ओर इसकी संख्या को लिख देते, ये क्रॉस करके ले जाने वाला। लेकिन यहाँ पर एक है तो एक को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए आपका सूत्र क्या होगा, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हुआ, AgNO3। याद रखिए, यहाँ रट्टा काम नहीं, यहाँ पर आपके सारणी में जो भी चीज है उसी के बेस पर आप आराम से कर लेते हो। इनके आवेश को नीचे लिखिए, यदि आवेश संतुलित हो, सरल हो सकता है और तो सरल कीजिए, फिर आप क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करते ही क्या होगा, इसका आवेश इसके नीचे, इसका आवेश इसके नीचे लिखने पर संतुलित हो जाएगा। संतुलित कैसे हुआ, देखिए Ag पर प्लस आवेश था, 1 प्लस का, और NO3 पर 1 माइनस का। अब यहां पर आपके Ag 1 है, NO3 भी 1 है, तो 1 1 हो गया प्लस प्लस, तो पूरा सूत्र पर कोई आवेश नहीं रहा। इसका मतलब सूत्र पर अभी कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब ये आपका आवेश संतुलित हो चुका है, यानी ये अणुसूत्र उदासीन हो गया है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश इक्वल हो गए। अब आगे चलिए और कोई सा भी सूत्र ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया क्यूप्रस क्लोराइड। आपसे नाम पूछ लिया गया कि क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र लिखिए। क्यूप्रस Cu कॉपर है, क्यूप्रस का मतलब कॉपर, तो Cu प्रतीक, क्लोराइड का मतलब Cl प्रतीक। क्यूप्रस अस एक लगा हुआ, कॉपर 2 अवस्थाएं दर्शाता है, Cu प्लस और Cu2 प्लस। इनमें से अस छोटी वाली संख्या के साथ लगता है, तो ये +1 दर्शा रहा है, और क्लोरीन -1। क्रॉस कर दीजिए, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे लिख दीजिए। प्लस माइनस को भूल जाइए, केवल संख्याओं का क्रॉस करना है। तो संख्याओं को क्रॉस करने पर एक एक आ रही है, एक एक को लिखने की जरूरत नहीं, CuCl। ये हो गया आपके क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र। यहाँ क्यूप्रस की जगह क्यूप्रिक क्लोराइड होता, तो क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्यूप्रिक क्लोराइड होता तो आपका सूत्र क्या था, तो देखिए क्यूप्रस की जगह लिख दीजिए क्यूप्रिक, क्योंकि क्यूप्रिक +2 अवस्था वाला है, तो यहां 2 लिख दीजिए। Cl तो एक ही है, क्लोरीन तो एक ही अवस्था वाला है, -1 संयोजक का दर्शा रहा है। क्रॉस किया, Cu के नीचे तो एक ही है या, तो इसलिए लिखा नहीं, लेकिन क्लोरीन के नीचे क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, तो क्लोरीन के नीचे 2 लिख दीजिए, CuCl2। ये आपका हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र। क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस था तो CuCl था, लेकिन क्यूप्रिक होते ही क्या हो गया, CuCl2। इसलिए रटने की जरूरत नहीं, यहां पर आपको ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए हल्की सी। ये याद हो गई तो आप आराम से इनके सूत्र लिख सकते हो। इसी तरह से कुछ बहुपरमाणु आयन का संयोग करते हुए साथ में लिखते हैं। एक धनायन अपनी ओर से कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ले लिया आपने, मैग्नीशियम, और बहुपरमाणु आयन के रूप में अपन ले लेते हैं कुछ भी, जैसे फॉस्फेट ले लेते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब दोनों के प्रतीक लिख दीजिए नीचे। पहले मैग्नीशियम का प्रतीक Mg और फॉस्फेट का है PO4। अब ऊपर जो आवेश है उसे ऊपर नहीं लिखना है, इनके नीचे लिखो, +2 और -3। क्या इनमें किसी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है एक को छोड़ करके, नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और क्रॉस कर दीजिए। Mg के नीचे क्या आएगा, 3, तो अपन का सूत्र में लिख दीजिए नीचे Mg3, और फॉस्फेट के नीचे क्या आएगा, 2। लेकिन फॉस्फेट देखिए फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के मिक्स करके बन रहा है, इसलिए इससे बहुपरमाणु आयन है, और बहुपरमाणु आयन की संख्या जब 1 से ज्यादा हो तो इसे कोष्टक में बंद करेंगे, तो PO4, फिर इसे कोष्टक में बंद कर दीजिए और 2 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र, Mg3PO4 2। Mg3PO4 2। कुछ नहीं हमने किया, हमने केवल इनका आवेश देखा, उसके आवेश को नीचे लिखा और क्रॉस कर दिया। अब क्योंकि ये बहुपरमाणु आयन था, इसलिए इसे पहले कोष्टक में बंद कर दिया और फिर इसके नीचे ये संख्या लिख दी हमने। तो ये इसका अणुसूत्र रेडी हो गया आपके मैग्नीशियम फॉस्फेट का। इसकी जगह आप मैग्नीशियम सल्फेट देखिए, सल्फेट लिखेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम +2 अवस्था में Mg
और सल्फेट SO4 ये 2 -2 और +2। अब दोनों में क्योंकि देखिए कॉमन है और दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग गया एक बार, 2 का भाग गया एक बार। अब क्रॉस करने के लिए हमारे पास संख्या 2 नहीं बल्कि क्या है 1। थोड़ा सा ये भी याद रखना, यदि किसी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है तो उसे सरल कीजिए, सरलतम अनुपात में करने के बाद इसे क्रॉस करना है ताकि आपका सूत्र एकदम राइट रहे, अन्यथा गलत रहेगा सूत्र। अब देखिए आपको mg के नीचे क्या लिखना है, एक को लिखने की जरूरत नहीं। SO4 बहुपरमाणु आयन है लेकिन इसके नीचे संख्या 1 आ रही है, इसलिए इसको कोष्टक में बंद करने की जरूरत नहीं है। तो आपका सूत्र क्या हुआ मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट होता तो जिंक सल्फेट, तो Mg की जगह Zn कर देते, SO4 तो SO4 ही रहता, Zn की भी +2 थी और SO4 की भी -2, तो यही रेशियो कॉमन होता और यहां पर अपन Zn लिख देते, ZnSO4। यहां पर जिंक की जगह कॉपर होता तो क्या करते कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट होता तो कॉपर, यहां पर सिर्फ कॉपर लिखा हुआ होता जब भी, तो याद रखना कॉपर है वो +2 अवस्था में होता है। क्यूप्रस या क्यूप्रिक लिखा हुआ होता है तो वो याद रखना है, क्यूप्रस हो तो +1 में और क्यूप्रिक हो तो +2 में, लेकिन कॉपर सल्फेट सीधा लिखा हुआ है तो याद रखना ये Cu+2 अवस्था में, तो Cu+2 अवस्था में है तो Cu+2+2 यहां पर आपके Cu आ जाता, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से आप कोई सा भी अणुसूत्र लिख सकते हैं। आप इनमें से देखिए और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप इनका आराम से अणुसूत्र लिख सकते हैं। यहां पर याद रखिए धनायन को पहले ऋणायन को बाद में, लेकिन एसीटेट जब समूह आता है तो उसका देख लेते हैं, जैसे नाम आ जाता है सोडियम एसीटेट, यहां सोडियम धनायन है और एसीटेट CH3COO- ऋणायन है, तो धनायन को पहले ऋणायन को बाद में लिखेंगे, लेकिन इसको ऐसे उलट करके लिखना तो इसको सूत्र को लिखते समय CH3 पहले ही लिखा जाता है। पहले अपन देख लेते हैं इनकी संयोजकता क्या है, Na की है +1 और इसकी है ये माइनस, यहां से हटा करके यहां लिख लीजिए माइनस। तो यहां पर एक को क्रॉस करना है, एक को इसके एक को इसके नीचे, ये बहुपरमाणु आयन है लेकिन एक ही इसकी संख्या, तो इसलिए इसको कोष्टक में बंद करने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा होने पर इसे कोष्टक में बंद करके ही लिखें। अब यहां पर लिखते समय याद जरूर रखना, इसे थोड़ा पहले लिख लिया जाता है CH3COO-Na, ये सोडियम एसीटेट, ये थोड़ा औपता हो जाए और ये इस तरह से लिखा जाता है। बाकी आपके धनायन को पहले लिखा जाएगा, ऋणायन को बाद में। ये कुछ आप देखने में सूत्र देख सकते हैं, ऐसे थोड़े से अटपटे से धनायन बाद में लिखा हुआ मिल सकता है, अन्यथा आपके सब में सिस्टम यही रहेगा। ऐसे ही एक और सूत्र देख लेते हैं बना करके, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का प्रतीक है और परमैंगनेट का प्रतीक है MnO4, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO4 माइनस, तो माइनस को यहां लिख देंगे अपन -1 और K+1। अब दोनोम की संयोजकता एक है तो इसके नीचे ये चला जाएगा और इसके नीचे ये, एक को जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं, KMnO4, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र हो गया KMnO4। ऐसे ही एक 2018 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो अपन के नाम देखिए क्या लिखना है, कैल्शियम, पूछा क्या है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए या क्या होगा, तो अपन के पास में ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, CaCl होगा, CaCl3 होगा, CaCl2 होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अपन का राइट ऑप्शन क्या होगा, अपन को वहां से टिप्पा नहीं मारना है, अपन इस सारणी को याद कर चुके हैं तो अपन को पता है कैल्शियम होता है प्रतीक Ca और क्लोराइड का प्रतीक है Cl। अब कैल्शियम की संयोजकता होती है +2 और Cl की होती है -2, संयोजकता 2 और 1 और आवेश है +2 और -1। अब अपन क्योंकि ये कॉमन रूट नहीं हो सकता और
अब इसको क्रॉस कर दीजिए, कैल्शियम के नीचे 1 आ गया और क्लोरीन के नीचे क्या चला गया 2। क्लोरीन एकल परमाणु है, यहाँ पर C और L को अलग अलग मत मानिए क्योंकि दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से है। स्मॉल लेटर से मतलब है यहाँ क्लोरीन का प्रतीक ही बन रहा है, अलग नहीं है। तो क्लोरीन एकल है, इसकी संख्या 2 हो गई। तो अपना सूत्र क्या हो गया, Ca, एक के नीचे 1 आया, Ca के नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं। आगे दूसरे वाला प्रतीक Cl, Cl के नीचे 2 है तो 2 लगाया। यह आपका सूत्र हो गया CaCl2, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद था, वहां पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कितना इजी था लिखना, केवल आपको ये पता हो इनकी आवेश कितना है इन पर, या संयोजकता क्या है। कैल्शियम की 2 संयोजकता, क्लोरीन की 1। इनको क्रॉस कर दिया संयोजकताओं को तो दोनों की संयोजकताएं बराबर हो गई। अब संयोजकता है क्या, सिंपल सी एक दिमाग में देखें तो यानी सोचिए कि कैल्शियम के 2 हाथ है। कैल्शियम के कितना हाथ है, 2 हाथ है और क्लोरीन के केवल 1 हाथ है। अब क्लोरीन शर्त यह है कि एक हाथ में केवल 1 हाथ ही पकड़ा जाएगा, तो कैल्शियम के दोनों हाथ उससे हाथ मिलाने के लिए क्लोरीन कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे, क्योंकि क्लोरीन के अकेले के 1 हाथ है तो कैल्शियम के 2 हाथ है। तो एक हाथ को पकड़ लेगा एक क्लोरीन, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी कैल्शियम का खाली है, यानी जुड़ने के लिए तैयार है। तो उससे जुड़ने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन को बुलाएगा कि तू भी आजा, अभी दूसरा हाथ भी मिलाने के लिए तैयार है। तो इसलिए 2 क्लोरीन आ गए, तो क्लोरीन 2 क्लोरीन और 1 कैल्शियम दोनों आपस में जुड़ गए और दोनों के हाथ अब बराबर पैक हो गए हैं, कोई सा भी हाथ खाली नहीं रहा है। इसी तरह से आप एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे ऑक्टोपस होता है, एक जीव होता है जिसके 8 भुजाएं होती है, 8 हाथ है और मानव के 2 हाथ है। अब शर्त यह है कि एक हाथ में केवल एक ही ऑक्टोपस की भुजा पकड़ी जा सकती है। तो बताइए ऑक्टोपस की 8 भुजाओं को पकड़ने के लिए कितने मानव की आवश्यकता होगी, क्योंकि मानव के 2 हाथ हैं तो 2 भुजा को पकड़ ली एक आदमी ने, दूसरे आदमी ने 2 और भुजाओं को, तो टोटल 4 भुजाएं पकड़ ली 2 आदमियों ने। तीसरा आदमी और आया, 2 भुजाओं को और पकड़ ली, टोटल 6 भुजाएं पकड़ी जा चुकी। और चौथा आदमी और आया जिसके 2 हाथ हैं, दोनों से एक हाथ से एक भुजा और पकड़ ली, टोटल 4 आदमी मिलकर के एक ऑक्टोपस की 8 भुजाओं को पकड़ पाते हैं। तो इसका मतलब ऑक्टोपस और मानव के बीच का यदि सूत्र लिखें, ऑक्टोपस को O लिख दें और मानव को H, ह्यूमन H, तो अपना सूत्र क्या होता है, OH4 होता है। वैसे ही यहां पर 2 जो तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो उनकी संख्या को आपस में ऐसे ही संतुलित करना होता है कि किसकी संख्या कितनी है, दूसरे की कितनी है। उनको संतुलित करने के लिए किस प्रकार से इनको जोड़ना है। इसके अलावा कुछ और सूत्र एक बार और देख लेते हैं अपन, जैसे द्वि और त्रि आयन वाले देख लेते हैं अपन। 2 संयोजकता वाला, जैसे अपने लेड, Pb लेड, और इधर से अपन क्या ले लेते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट ही ले लेते हैं PO4, लेड फॉस्फेट। लेड का प्रतीक है Pb, फॉस्फेट का है आपके PO4। अब जानते हैं लेड की संयोजकता होती है 2 या +2 आवेश होता है उस पर, और फॉस्फेट पर होता है -3। अब इनको कैसे लिखेंगे, तो ये तो सरलतम अनुपात, ये इससे और सरल हो नहीं सकता, तो इसके नीचे लिख दीजिए आवेश को और इसके आवेश को इसके नीचे। अब इसके नीचे लिखने से पहले देखिए ये कुछ बहु परमाणु आयन वाले, यहाँ फॉस्फेट, फॉस्फोरस है, यहाँ ऑक्सीजन है, 2 तत्वों के परमाणु मिलकर के इस आयन का निर्माण कर रहे हैं। ये बहु परमाणु आयन है और ये जो संख्या लिख रहे हैं वो इस पूरे समूह के लिए, इस पूरे समूह के लिए, ना कि ऑक्सीजन के लिए। इसलिए इसको आप नीचे लिखेंगे, यहाँ पर तो ये केवल ऑक्सीजन के लिए हो जाएगी, पूरे के लिए होने के लिए इसे कोष्टक में बंद करना होगा, फिर लिखनी होगी। तो Pb 3PO4 कोष्टक में बंद कर दिया पूरा का पूरे समूह को, और नीचे क्या आ गया 2। ये आपकी होगी लेड फॉस्फेट का सूत्र, Pb3PO4 2। देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन यहां से आपको याद है तो कुछ भी नहीं हुआ, अपन ने केवल इनके आवेश को क्रॉस कर दिया तो आवेश दोनों का बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ देखिए, Pb पर +2 था और PO4 पर -3, तो ये तो इक्वल नहीं था। अब इसमें इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, Pb के कितने हो गए परमाणु, 3 परमाणु, तो 1 पर +2 था
तो 3 पर कितना हुआ, 3 आदमी है, प्रत्येक के पर प्लस 2 2 है, तो टोटल हो गया प्लस 6। 3 प्लस और 2 को गुणा कर लीजिए, प्लस 6 हो गया। अब देखते हैं PO4 का -6 हुआ कि नहीं हुआ। तो PO4 पर था -3, एक पर -3 था, और यहां पर PO4 टोटल कितने हैं, 2 है। बाहर जो संख्या लिखी हुई है वो पूरे समूह की संख्या है, तो PO4 यहां बाहर 2 है, तो इसका मतलब 2 PO4 है। एक PO4 पर था -3, तो 2 पर कितना हुआ, एक पर -3, दूसरे पर भी -3, टोटल कितना हो गया, -6। तो -6 हो गया और प्लस का भी 6, दोनों का बराबर हो गया। बराबर होने पर ये उदासीन हो गया, इस पर अब कोई आवेश नहीं रहा। इस तरह से ये आवेश संतुलित होता है, तो अपने आप ही सूत्र रेडी हो जाता है, संयोजकता संतुलित हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों एक बार आप स्वयं इस सारणी में से किसी एक धनायन को लीजिए, किसी एक ऋणायन को लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इससे पहले के वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेरे पहले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं।